आज की इस गहन चर्चा में हमने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़े इंजीनियरिंग जर्नल्स और डिजाइन डॉक्यूमेंट्स का एक पूरा स्टैक खंगाला है। और हमारा मकसद है इन दस्तावेजों से उन अहम जानकारियों को निकालना जो इसे महज एक स्मारक नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग चमत्कार बनाती है। बिल्कुल। और शुरुआत में मैं एक बात साफ कर दूं कि एक नॉर्मल गगनचुंबी इमारत बनाना और 182 मीटर ऊंची मानव प्रतिमा बनाने में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, क्योंकि इमारतें तो आमतौर पर सममित होती हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक उनका आकार एक जैसा होता है। लेकिन इंसान का आकार तो हर ऊंचाई पर बदलता रहता है ना। सही कहा। और यही बात इस ढांचे को एक साधारण प्रोजेक्ट से बहुत आगे ले जाती है। मैंने जब रिपोर्ट्स पढ़ी तो मुझे सबसे दिलचस्प वो हिस्सा लगा जहां नींव की बात थी। ये प्रतिमा साधु बेट नाम के एक चट्टानी द्वीप पर बनी है। और वो चट्टानें दरअसल लाखों टन का वजन सहने के लिए बहुत कमजोर थी। तो मुख्य चट्टान तक पहुंचने के लिए उन्होंने माइक्रोपाइलिंग का इस्तेमाल किया। जी, जमीन के अंदर बहुत गहराई तक कंक्रीट और स्टील के खंभे डाले गए। लेकिन मैं बता दूं, असली सिरदर्द वो कमजोर चट्टानें नहीं थी। तो फिर क्या था? असली चुनौती थी सरदार पटेल की वो चलने वाली मुद्रा। ओह, वो वॉकिंग पोज। मैंने देखा है कि उनके दोनों पैरों के बीच 6.4 मीटर का अंतर है। बिल्कुल। अब अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी जैसी दूसरी विशाल मूर्तियों को देखें तो उनका आधार काफी चौड़ा होता है, जिससे उन्हें अपने आप एक प्राकृतिक स्थिरता मिल जाती है। हाँ, पर यहाँ सरदार पटेल धोती पहने हुए हैं। आधार बहुत संकरा है। और इतने संकरे आधार पर तेज हवा या भूकंप में तो मूर्ति के पलटने का बहुत बड़ा खतरा रहा होगा। यहीं पर तो इंजीनियरों ने एक शानदार तरकीब निकाली। उन्होंने निचले हिस्से में, मतलब पैरों और धोती के पास, बहुत ज्यादा भारी कंक्रीट भर दिया। अच्छा, ताकि पूरी संरचना का जो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो एकदम नीचे की तरफ आ जाए। क्या बात है। ऊपरी हिस्सा हल्का होने के बावजूद वजन नीचे होने से इसे एक अद्भुत मजबूती मिल गई। एकदम सही। तो आधार तो मजबूत हो गया, पर मैं सोच रही थी कि इतनी ऊंचाई तक इस पूरे ढांचे को सीधा कैसे रखा गया। इसके लिए सोर्स मटेरियल में 153 मीटर ऊंचे ट्विन कोर सिस्टम का जिक्र है, जो कंक्रीट के 2 खोखले सिलेंडरों से बना है। हाँ, इसे ढांचे की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। और एक और कमाल की बात बताऊं। हाँ बिल्कुल। 2,10,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का ये पूरा ढांचा सिर्फ 33 महीनों में खड़ा कर दिया गया। सिर्फ 33 महीने? ये रिकॉर्ड स्पीड आखिर मुमकिन कैसे हुई? इसके पीछे बहुत ही एडवांस टेक्निकें थी। सबसे पहले तो मूर्तिकार राम सुतार जी ने जो 30 फीट का मॉडल बनाया था, हाँ, उसकी 3D स्कैनिंग की गई। फिर शायद बिम यानी BIM तकनीक का इस्तेमाल हुआ। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये इमारत बनने से पहले उसका एक डिजिटल एक्सरे होता है, जिससे पहले ही तय हो गया कि मूर्ति के अंदर का हर पाइप और बाहर का हर पैनल किस एंगल पर लगेगा। बिल्कुल। और रही बात उस रिकॉर्ड स्पीड की, तो वो स्लिप फॉर्म कंक्रीटिंग की वजह से आई, जिसमें सांचे को बिना रोके लगातार ऊपर की तरफ खिसकाया जाता है और मशीनें 24 घंटे कंक्रीट डालती रहती हैं। सही पकड़ा। लेकिन देखिए, प्रकृति की ताकतों के आगे अच्छे अच्छे ढांचे टिक नहीं पाते। हाँ, दस्तावेजों में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी हवाओं और 6.5 तीव्रता के भूकंप के खतरे का जिक्र है। और इतनी ऊंचाई पर हवा का दबाव भी मूर्ति को ताश के पत्तों की तरह बिखेर सकता था। तो इससे कैसे बचें? यहीं पर विज्ञान की वॉर्टेक्स शेडिंग की अवधारणा काम आती है। वॉर्टेक्स शेडिंग? हाँ, होता यह है कि जब तेज हवा किसी ऊंचे ढांचे से टकराती है तो उसके पीछे हवा के खतरनाक भंवर बनने लगते हैं। और ये भंवर ढांचे को इतनी जोर से हिला सकते हैं कि वो टूट जाए। बिल्कुल। इसे रोकने के लिए मूर्ति के कंधों और कपड़ों की सिलवटों के डिजाइन को ऐसे बदला गया कि हवा बिना भंवर बनाए आसानी से फिसल कर निकल जाए। मेरे लिए तो ये सच में एक आहा मोमेंट था। वो सिलवटें सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं थी। हाँ, और हवा से होने वाले कंपन को पूरी तरह सोखने के लिए छाती के पास 2 ट्यून्ड मास डैम्पर लगाए गए हैं। ये करीब 250 टन के हैं ना? हाँ, ये विशाल पेंडुलम की तरह काम करते हैं, जो मूर्ति के हिलने की उल्टी दिशा में झूलकर उसे एकदम स्थिर रखते हैं। ये तकनीक तो कमाल है। और एक और चीज जिसने मुझे हैरान किया वो है इसका बाहरी आवरण। वो 7000 कांसे के पैनल। हाँ, ब्रॉन्ज के पैनल। और सबसे मजेदार बात ये है कि इन पैनलों को एक दूसरे से वेल्ड ही नहीं किया गया है। ये फैसला धातुओं की एक बेसिक प्रॉपर्टी की वजह से लिया गया, जिसे थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। मतलब धातु गर्मी में फैलती है
और सर्दी में सिकुड़ती है। एकदम सही। अगर सारे पैनल वेल्ड कर दिए जाते तो गर्मियों में फैलने की वजह से वो आपस में टकराकर टूट सकते थे या ढांचे में दरारें आ सकती थीं। इसलिए उन्हें सिकुड़ने और फैलने की जगह देने के लिए ओवरलैपिंग जॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया। हाँ, वो एक दूसरे के ऊपर बस टिके हुए हैं। ये सारी बातें साफ करती हैं कि ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि गुरुत्वाकर्षण और भूकंप के खिलाफ इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी जीत है। और इस जीत का सबसे शानदार अनुभव 1553 मीटर की ऊंचाई पर बनी उस व्यूइंग गैलरी में मिलता है, जो छाती के स्तर पर है और वो एक कैंटिलीवर बीम पर टिकी है। बिल्कुल, एक स्विमिंग पूल के डाइविंग बोर्ड की तरह, जो सिर्फ एक तरफ से जुड़ी होती है और हवा में लटकी रहती है। और जहां 200 लोग एक साथ खड़े होकर बाहर का नजारा देख सकते हैं। अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो इस प्रोजेक्ट ने साबित कर दिया है कि इंजीनियरिंग की मदद से उन चीजों को भी जमीन पर उतारा जा सकता है जो नामुमकिन लगती हैं। और इसी बात से मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प विचार आ रहा है। कैसा विचार? हम सब अक्सर सोचते हैं कि अगर हम आधुनिक इंजीनियरिंग के जरिए 182 मीटर ऊंचे और हर तरफ से अलग आकार वाले ढांचे को प्रकृति की सबसे खतरनाक ताकतों के सामने इतना स्थिर रख सकते हैं, तो क्या हम इसे और भी कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या इसी तकनीक का इस्तेमाल करके भविष्य के शहरों में बढ़ती आबादी के लिए ऐसे अप्रत्याशित और असंभव आकार की इमारतें बनाई जा सकती हैं जो आज हमें केवल विज्ञान कथाओं में ही देखने को मिलती हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? और इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।